हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आज की हमारी इस टॉपिक की 7वीं क्लास है। ठीक है, अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, जिन जिन बच्चों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। उसके बाद आपको ये क्लास और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, चलिए अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो निर्देशक तत्व हैं उनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन के अंदर, या फिर हमारे देश के अंदर, या फिर हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी आलोचनाएं किस किस प्रकार से की गई थी, उनको क्रिटिसाइज किस तरीके से किया गया था, उसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में जान लिया था। ठीक है, आज हम उपयोगिताओं के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, नीति निर्देशक तत्वों के, या फिर हम कह सकते हैं निर्देशक तत्वों की उपयोगिता। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कमियों और आलोचना के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। मतलब कमियां भी और आलोचनाओं के बाद भी जो संविधान से जुड़ाव है उसके संदर्भ में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है संविधान में स्वयं ही उल्लिखित है कि राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। संविधान में स्वयं ही उल्लिखित है, क्या उल्लिखित है कि ये जो है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। मतलब राष्ट्र में शासन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिक LM सिंघवी के अनुसार एक क्या है, जाने माने निर्णायक हैं और कूटनीतिक हैं जिनका नाम क्या है, LM सिंघवी। तो उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार है या उनके हिसाब से हम कहें कि उन्होंने क्या कहा कि निर्देशक तत्व संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। जो हमारे निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसको जीवनदान देने वाली एक तरीके से व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं वो, आगे वो कहते हैं कि संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन देता, मतलब दिया है। किसका दर्शन दिया है, जो संविधान के जो आवरण है और जो सामाजिक न्याय है उसमें क्या है, इसका दर्शन दिया है। मतलब जब हम आवरण और सामाजिक न्याय करते हैं तो हमको किसका दर्शन होता है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे क्या बताया है, आगे बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब ये तो हो गई ML जो सिंघवी थे उनकी बात। अब जो भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, MC छागला। तो उनके अनुसार क्या है, या फिर उनके हिसाब से, उनके मत के अनुसार क्या है कि यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं MC छागला, वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका यदि पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से इनका पालन किया जाए तो हमारा देश, हमारा जो भारत देश है वो क्या है, पृथ्वी पर एक तरीके से स्वर्ग दिखने लगेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसी संज्ञा दी। आगे क्या है, आगे बताया गया है भारत राजनीतिक मामलों में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। वो कहते हैं कि धरती पर हमारा जो देश है वो स्वर्ग की भांति लगेगा। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जो भारत देश है वो राजनीतिक मामलों में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से वो कल्याणकारी राज्य भी होगा, हमारा भारत देश। ठीक है, ऐसा कहना है किसका, जो पूर्व के न्यायाधीश थे। अब आगे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका क्या कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
इस ओर संकेत किया कि निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है। उन्होंने क्या कहा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ये कहा कि जो निर्देशक तत्व हैं इनका एक तरीके से बहुत बड़ा मूल्य है हमारे लिए। वो कहते हैं कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। उनका कहना है कि जो निर्देशक तत्व हैं वो क्या करते हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके लक्ष्य मतलब लक्ष्य के लिए जो आर्थिक लोकतंत्र है, जो फाइनेंशियल लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, उसको निर्धारित करते हैं। जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है, जिससे कि क्या होता है, ये जिस उससे इस क्या होता है, एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र फिर प्रकट होता है। तो ये किसका कहना है, भीमराव अंबेडकर का कहना है। अब आगे एक और है, उनका क्या कहना है, उनका नाम क्या है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि जो निर्देशक तत्व हैं उनका लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने में के समान है। जो ग्रेनविल ऑस्टिन है वो क्या कहते हैं, उनका कहना है एक तरीके से कि जो निर्देशक तत्व हैं उनका लक्ष्य क्या है, सामाजिक क्रांति एवं आर्थिक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण के समान, मतलब ग्रहण करने के समान है उनके लिए। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव ने निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया। अब संविधान सभा के एक सलाहकार थे जिनका नाम क्या था, सर BN राव। उन्होंने इनको क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्वों को उन्होंने राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता, लोगों की नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला इन्होंने बताया है। किसको बताया है, कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको बताया है। तो मतलब एक तरीके से सब लोग अपने थॉट्स बता रहे हैं, उनके हिसाब से क्या उपयोगिता है नीति निर्देशक तत्वों की हमारे लिए या हमारे संविधान के लिए या हमारे देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। तो ये सबके तथ्य हैं जिससे कि आपको भी ये समझ आना चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे ये बताया गया है कि भारत के पूर्व महान्यायवादी MC सीतलवाड़ के अनुसार, भारत के एक पूर्व महान न्यायवादी थे जिनका नाम क्या है, MC सीतलवाड़। उनके अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते। उन्होंने ये कहा है कि जो निर्देशक तत्व हैं कोई विधिक अधिकार या फिर कोई कानूनी उपचार नहीं बताते हैं, फिर भी वो निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक है। तो उनके अनुसार जो महान न्यायवादी थे MC सीतलवाड़, तो उन्होंने क्या कहा कि जो निर्देशक तत्व है वो क्या है, विधिक अधिकार या कानूनी उपचार के बारे में नहीं बताते, लेकिन किन किन मामलों में वो हमारे लिए उल्लेखनीय या फिर लाभदायक है वो अब हम जानेंगे। तो पहला क्या है, पहली बात है ये अनुदेशों की तरह हैं। जो निर्देशक तत्व हैं ये अनुदेशों की तरह हैं या ये भारतीय संघ के अधिकृत को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं, या फिर साथ ही साथ ये क्या है, भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये क्या करते हैं, जो निर्देशक तत्व हैं वो उन सामाजिक और जो आर्थिक मूल्य के जो सिद्धांत है उनको याद दिलाते हैं जो किससे, संविधान के लक्ष्यों, जिससे हमको जो संविधान का लक्ष्य है, जो संविधान एग्जैक्ट चाहता है उसकी प्राप्ति से जुड़े हैं। मतलब यदि हम इनको फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट जो संविधान जिस चीज़ के लिए बनाया गया है निर्माताओं के द्वारा कि हमारा बिल्कुल भारत देश इस तरीके से होना चाहिए या होगा, यदि वो ये सब चीज़ फॉलो करता है तो उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये हम उनसे जुड़े हुए हैं। आगे उनके क्या कहना है, आगे कहना है कि यह न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। जो न्यायालय होते हैं
ठीक है, उनके लिए क्या है, ये उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। जो निर्देशक तत्व हैं वो क्या करते हैं, जो न्यायालय होते हैं उनकी जो न्यायिक समीक्षा होती है उसकी शक्ति के प्रयोग में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। जो कि क्या होती है, जो विधि है, विधि की जो संवैधानिक वैधता है उसके निर्धारण वाली शक्ति होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे क्या कहना है, जो जो पूर्व महान न्यायवादी थे उनका क्या कहना है, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए भी या फिर के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है, किनका, MC सीतलवाड़ का, कि जो राज्य की क्रियाओं की जो विधायिका हैं या फिर कार्यपालिका हैं उनके लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, जो निर्देशक तत्व हैं, और साथ ही साथ जो न्यायालय हैं, न्यायालयों के कुछ या न्यायालय को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। ठीक है, ऐसा किसका कहना है, ऐसा जो पूर्व महान न्यायवादी थे उनका कहना है, उनके मत के अनुसार। आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उनका कहना है, ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारी प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको एक विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। जिससे क्या होता है, जो भारत के नागरिक हैं उनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारे निर्देशक तत्व हैं, बेशक उनका वो ना तो हमारे फंडामेंटल राइट की तरह हैं, ना फिर एक विधि कानून की तरह इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर वो ना हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। उनके होने से हमारी जो जीवन है, हमारा जो भारतीय जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या न्यायिक रूप से कितना सरल हो गया है, कितना अच्छा हो गया है, इसके बारे में ये उपयोगिताएं बताई गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, अब आगे क्या है, आगे भी इनकी कुछ भूमिकाएं हैं, जो निर्देशक तत्व हैं यह निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं, जो निर्देशक तत्व हैं। अब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया जो महान न्यायवादी थे उनके थॉट के अकॉर्डिंग ये 4 बातें हो गई, लेकिन कुछ और भी तो भूमिका अदा करते हैं। ये वो क्या क्या भूमिकाएं हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं। चलिए, तो पहले क्या आता है, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ये क्या करते हैं, जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की जो घरेलू इन द सेंस ऑफ के इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और विदेशी नीतियाँ जो और देशों के साथ जो भी नीतियाँ हैं उनके लिए, उसमें क्या करते हैं, स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए, भले ही क्या हो जाए कि सरकार किसी की भी हो, सरकारें तो बदलती रहती हैं, कभी बीजेपी की सरकार आ गई केंद्र के अंदर, कभी कांग्रेस की आ गई, लेकिन भले ही सत्ता बदलती रहे, ओके, सत्ताएं बेशक बदलती रहें, लेकिन जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इसके अंदर एक स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, किसके, सरकार के भीतर। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में। आगे क्या कहा गया है, आगे बोला गया है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों को
या फिर मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। जो नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, एक तरीके से ये जो निर्देशक तत्व हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नागरिकों के जितने भी मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके पूरक होते हैं। आगे क्या है, ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। ये क्या करते हैं, भाग 3 के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था करते हुए जो उनके मतलब जो फंडामेंटल राइट्स में जो रिक्तता है, जो खालीपन है, उसको कौन पूरा करता है, उसको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको ये पूरा करते हैं, ऐसा कहा गया है इनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। अब क्या होता है कि जो मूल अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो नागरिकों द्वारा इनका जो क्रियान्वयन है, ठीक है, वो पूर्ण और उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। आगे है कि राजनीतिक और लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। जो राजनीतिक लोकतंत्र है तो उसका जो क्या है, बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निर्देशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। अब जब सत्ता में जो भी सरकार होगी तो विपक्ष में दूसरी सरकार होगी, तो विपक्ष के लिए क्या है, विपक्ष सरकार द्वारा एक तरीके से जो सत्ता में सरकार है उस पर नियंत्रण भी लगाते हैं। मतलब अगर निर्देशक तत्व हैं तो नियंत्रण को संभव बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जो भी सत्ता में सरकार आएगी वो तो अपनी ही चलाएगी, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही सारे चीज़ें करेंगी, चाहे वो सही है या गलत है। लेकिन दूसरों के हिसाब से, यदि विपक्ष के हिसाब से वो बात गलत है, जो सत्ता में सरकार है वो उस काम को कर रही है, तो विपक्ष सत्तारूढ़ दलों पर क्या कर सकता है, निर्देशक तत्व का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। वो कह सकता है कि यहाँ इस निर्देशक तत्व मतलब निर्देशक तत्वों में जो भी बातें बताई गई हैं, यदि उसका उल्लंघन होता है तो जो विपक्ष की सरकार है वो क्या कर सकती है, जो सत्ता में सरकार है उसको क्या कर सकती है, आरोप लगा सकती है कि हाँ आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो हमारे निर्देशक तत्व हैं वो यूज़फुल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बताया गया है कि ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सरकार की जो प्रदर्शन है उसकी कड़ी परीक्षा करते हैं। साथ ही साथ लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। यदि लोग चाहें जो सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनका परीक्षण इनके आधार पर जो निर्देशक तत्व हैं जो इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक पर कर सकते हैं। मतलब जो निर्देशक तत्व हैं उनके आधार पर, उनको देखते हुए लोग क्या कर सकते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है जो भी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं लोग चाहें तो। ठीक है, आगे बताया गया है ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं, आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यों में इन तथ्य को स्वीकार करता है कि यह तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। एक सत्तारूढ़ दल जो भी सत्ता में है, जो भी सत्ता में दल है, जो भी सरकार है, अपनी जो राजनीतिक उनकी जो अपनी राजनीतिक विचारधारा है उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उसमें इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि तत्व जो राज्य के जो यह तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके क्या हैं, प्रदर्शक हैं, दार्शनिक हैं और मित्र हैं। ठीक है,
तो ये क्या थी हमारी, ये थे हमारे जो निर्देशक तत्व हैं उसकी उपयोगिताएं। तो आई होप आपको ये उपयोगिताएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आपको पता चल गया होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो हमारे लिए इतने यूज़फुल क्यों हैं, उपयोगी क्यों हैं। क्योंकि जब हम एक बार आलोचनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में भी आती है हाँ शायद इसके अंदर ये कमियां हैं, होंगी, लेकिन साथ ही साथ हमें इसकी उपयोगिताओं के बारे में भी तो पता होनी चाहिए कि हाँ इसके अंदर उपयोगिता क्या है। तो आई होप आपको इसकी उपयोगिता के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी करना और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ सकें। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक इतना ही था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, उनमें जो टकराव होता है, उनका टकराव किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।